अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 6 पीटीबी बुक चैप्टर 1 सेट्स उसके रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है द सेट ऑफ द लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें ये जो नीचे सेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो इसके एलिमेंट्स हमने लिखने हैं सिर्फ। तो एलिमेंट्स लिखने के लिए हमें पता है कि सिर्फ हमने उनके नाम लिख देंगे, एलिमेंट्स के उनके दरमियान कॉमा डाल देंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है द सेट ऑफ फर्स्ट 4 मंथ्स। तो फर्स्ट 4 मंथ्स हमारे पास कौन सा होता है, हमने सिर्फ उन मंथ्स के नाम लिख देने हैं। ओके, ये हमारे पास जनवरी, फिर आ गया हमारे पास फरवरी, उसके बाद हमारे पास आ गया मार्च, और एंड पे हमारे पास क्या आ गया, उन्होंने 4 कहा था तो हम 4 तक लिख लेंगे। अगर उन्होंने इससे ज़्यादा कहे होते तो मुझसे आगे भी लिखते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है द सेट ऑफ लास्ट 6 कैपिटल लेटर्स का सेट है। तो कैपिटल लेटर्स इंग्लिश लेटर्स की बात हो रही है, जो ABC होता है उसके लास्ट है W, X, Y और यहाँ पे आ गया Z। ठीक है, अब आप ये देखो कि हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दी हुई है तो उसके हम एलिमेंट्स लिख रहे हैं सेट के। तो उसके बाद है द सेट ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि 2 के टेबल में नहीं आते, या 2 के मल्टीपल नहीं होते हैं, या 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होते हैं। तो 1 2 3 4 5 ये हमारे पास सेट ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर्स आ गए। उसके बाद है सेट ऑफ 4 कलर्स। 4 कलर्स है हमारे पास, तो कोई से कलर्स लिख लें। वाइट है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास है ब्लैक है, और क्योंकि कलर्स के नाम लिखने हैं, पिंक है, और उसके बाद हमारे पास एंड पे क्या है, रेड है। अच्छा, जब आपने एलिमेंट्स के नाम लिखने हैं तो उसके एंड पे आपने कोमा, ये दरमियान में कोमा जरूर डालें क्योंकि हम एलिमेंट्स लिख रहे हैं। तो एलिमेंट्स लिखने का तरीका होता है कि हर एलिमेंट के बाद कोमा आता है। उसके बाद है द सेट ऑफ 3 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में 3 कोई भी प्लैनेट्स के नाम लिखे, उसमें सबसे पहला नाम है अर्थ का जिसमें हम रह रहे हैं। उसके बाद है हमारे पास मार्च है, मार्च है, ठीक है, जिस पे आजकल साइंटिस्ट तहकीक भी कर रहे हैं। और उसके बाद वीनस है, आप कोई भी लिख सकते हैं, मैंने अर्थ मार्च वीनस लिखे, आप मरकरी जुपिटर भी लिख सकते हैं, आप प्लूटो भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं, एनी 9 में से एनी 3 लिखने हैं। उसके बाद है हमारे पास राइट द रीजंस व्हाई फॉलोइंग कलेक्शंस आर नॉट सेट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें उन्होंने क्या किया कि सेट को टेबुलर फॉर्म में हमें दे दिया हुआ है, उसमें ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी है और टेबुलर भी है। उन्होंने कहा रीज़न लिखें कि ये सेट क्यों नहीं है। ये उन्होंने पहले बता दिया कि सेट नहीं है, लेकिन ये भी बताएं कि क्यों सेट नहीं है। तो सेट के लिए हमें डेफिनेशन में पता है कि सेट होने के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक वेल डिफाइन होना चाहिए सेट के लिए, कोई भी सेट हो वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, कि उसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। और दूसरी रीज़न क्या है हमारे पास, ये तो नंबर 1 है और ये है नंबर 2, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। डिस्टिंक्ट क्या क्या मतलब है कि उसके अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो, कोई भी एलिमेंट दोबारा नहीं आना चाहिए। जो भी आपने सेट बनाया है उसमें एलिमेंट रिपीट नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो, इसमें 1 भी 2 दफ़ा आ गया, 2 भी 2 दफ़ा आ गया, 3 भी 2 दफ़ा आ गया, तो इसमें सारे एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं। तो आप लिखेंगे इट इज नॉट a set because it is not distinct, क्योंकि डिस्टिंक्ट नहीं है। डिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि एलिमेंट्स रिपीट, इट इज नॉट डिस्टिंक्ट मतलब कि एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं। मैं ब्रैकेट में लिख लेती हूँ कि एलिमेंट्स रिपीटेड, कि इसमें एलिमेंट्स रिपीटेड हो रही है, यानी कि रिपीट हो रहे हैं। एलिमेंट्स आर रिपीटेड, एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं। तो इसीलिए एलिमेंट्स रिपीटेड का मतलब ये कि एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए डिस्टिंक्ट नहीं है, लिहाजा ये सेट नहीं है। ठीक है, अब अगला भी देखें कि क्या है इसमें। देखें, देखो ओ रिपीट हो गया, बी एक है, के लेकिन ओ, तो ये भी क्या होगा, इट इज़ नॉट डिस्टिंक्ट। मैं दोबारा वो पूरा नहीं लिखूंगी, इट इज़ नॉट अ सेट, लेकिन आप सारा लिखेंगे। मैं लिखूंगी इट इज़ नॉट डिस्टिंक्ट, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट नहीं है, लिहाजा ये सेट नहीं है, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेते हैं, अपना पार्ट नंबर 3 सॉरी। ट्रायंगल की शेप है हमारे पास, स्क्वायर है, फिर हमारे पास सॉरी हाँ जी ट्रायंगल है, और उसके बाद एंड पे हमारे पास ये भी स्क्वायर है, यानी कि हमारे पास सर्कल है, ट्रायंगल है, और फिर हमारे पास स्क्वायर है। तो आप देखो कि ट्रायंगल 2 दफ़ा आ गया है, तो आप यही लिखोगे, इट इज़ नॉट अ सेट बिकॉज इट
इज नॉट डिस्टिंक्ट। आप सारा लिखोगे, मैं सिर्फ डिस्टिंक्ट लिख रही हूँ। इट इज़ नॉट डिस्टिंक्ट। एलिमेंट्स आपके रिपीट हो रहे हैं कि ट्राइंगल रिपीट हो रहा है, ठीक है। बिकॉज ये मैं ब्रैकेट में लिखते हैं, बिकॉज ट्राइंगल इज रिपीटेड, ताकि आपके ज़हन में रह जाए कि क्यों डिस्टिंक्ट नहीं है, ट्राइंगल रिपीट हो रहा है, एलिमेंट हमारे यूनिक नहीं है, हमारा एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं कि O इज़ रिपीटेड, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं 1 2 3 इज़ रिपीटेड, इसलिए डिस्टिंक्ट नहीं है। तो आप जितनी डिटेल दे सकते हो आप दे सकते हो इसको। उसके बाद है हमारे पास है द कलेक्शन ऑफ डर्टी क्लोथ्स। तो हम डर्टी क्लोथ्स किस तरह के हमारे पास डर्टी शर्ट्स हैं, डर्टी पैंट्स हैं, हमें वेल डिफाइन नहीं है। डर्टी क्लोथ्स लिख दिया, इनफ नहीं है। डर्टी क्लोथ्स की हमें पता होना चाहिए कि कौन से क्लोथ्स हैं, तो हम लिखेंगे कि it is not a set because it is not well defined, क्योंकि ये well defined नहीं है, इसलिए ये हमारे पास सेट नहीं है। ओके, उसके बाद हमारे पास इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है द कलेक्शन ऑफ फैट बॉयज। वही बात है कि इट इज़ नॉट अ सेट बिकॉज इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। फैट बॉयज किसके हैं स्कूल में? क्लास 7 है, क्लास 2 है, हमें नहीं पता। तो लिहाजा ये वेल डिफाइंड नहीं है कि किस क्लास के बॉयज़ की बात की जा रही है। खाली बॉयज़ का कह देना ये ज़रूरी नहीं है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि किस क्लास के बॉयज़ की बात की जा रही है, ठीक है। इसलिए वेल डिफाइंड नहीं है। अब आप लिख सकते हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 3, राइट फॉलोइंग सेट्स इनटू द टेबुलर फॉर्म। तो हमें पता है कि हम सेट्स की दो फॉर्म होती हैं, एक ये जो इंग्लिश स्टेटमेंट लिखते हैं वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, दूसरी ये जो आपको पेरेंथेसिस में और कोमा में नज़र आ रही है, ये यानी कि आपको करली ब्रैकेट में और कोमा में नज़र आ रही है, ये टेबुलर फॉर्म है, ठीक है। तो दो फॉर्म्स है। अब इधर इस क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने पूछा है द सेट ऑफ 5 एलिमेंट्स इवन नंबर्स, लेकिन हमें टेबुलर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। इन्होंने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दे दिया हमें, ये सारी क्या है जो इंग्लिश स्टेटमेंट में लिखी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, हमें टेबुलर फॉर्म में अब इसको लिखना है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको टेबुलर फॉर्म दे दें, क्या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख लो। तो इसकी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो आपको क्या सेट को पहले अपने नाम दे देना है। ये सेट ए है, इसको मैं थोड़ा सा दरमियान में करके लिख लेती हूँ। तो ये है हमारे पास सेट ए है। अच्छा, इसका आपके पास क्या है कि द सेट ऑफ फर्स्ट इवन नंबर, द सेट ऑफ 5 इवन नंबर, कोई भी 5 इवन नंबर्स हैं। तो इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 के मल्टीपल होते हैं, जो 2 के टेबल में आते हैं, वो हमारे पास इवन नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट लिख ली है 5। आपका जो भी आपको समझ में आते हैं आप लिख लें, कोई भी आप 10 के बाद शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई भी 5 इवन नंबर्स मांगे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि फर्स्ट इवन नंबर्स, फर्स्ट 5। उसके बाद है द सेट ऑफ नंबर्स लेस देन 23 एंड ग्रेटर देन 17। तो जो होता है लेस देन 23, यानी कि 23 उनसे बड़ा हो। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि ये इस तरह होगा आपका कि आपके 17 से क्या होंगे, नंबर ग्रेटर देन होंगे और 23 से लेस होंगे। तो इसको हम सेट को कोई भी नाम दे दें, आप यहाँ पे बी दे दें, ठीक है। तो हम यहाँ पे अच्छा 17 से ग्रेटर की तरफ जाना, जो 17 से बड़े हैं वो 18 है, 19 है, 20 है, 21 है और 22। हमने उन्होंने कहा लेस देन कि 23 से कम होना चाहिए। तो ये नंबर देखेंगे 17 से बड़े हैं और 23 से लेस है। लेकिन यहाँ पे एक बात देखें, उन्होंने ये नहीं हमें कहा कि नंबर लेस एंड इक्वल। इक्वल अगर कहा होता तो फिर 23 और 17 आता, लेकिन उन्होंने सिर्फ लेस देन कहा है और ग्रेटर देन कहा, तो इसलिए 17 और 23 नहीं आएगा, उसके अलावा उनके दरमियान वाले सारे आ जाएंगे। ओके, तो अगर उन्होंने इक्वल कहा होता तो लाजमी फिर हम उसको 23 और 17 को अंदर इंक्लूड करते, उसको भी हम सेट में लिखते। यहाँ पे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड ऑरेंज। तो यहाँ पे हमारे पास ऑरेंज है, इसको हम पहले सेट को कोई नाम दे देते हैं, क्योंकि जब भी आपने सेट लिखना है टेबुलर फॉर्म में लिखें, उसका कोई ना कोई नाम ज़रूर देना है। तो सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड ऑरेंज, हमें पता है कि जब हमने लिखना है ऑरेंज तो कोई वर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए। ओ आ गया, उसके बाद बीच में हर एलिमेंट के बाद कॉमा आना चाहिए।
आर आ गया, ए आ गया, एन आ गया और जी आ गया और ई। तो इस फॉर्म को हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना था। ये आप ऊपर मैंने सिर्फ एक दफ़ा टेबुलर फॉर्म लिखा है, आप हर दफ़ा लिख सकते हैं कि टेबुलर फॉर्म में आप लिख रहे हो। तो देखें कि क्या कोई लफ्ज़ अंदर रिपीट हो रहा है, ओ एक दफ़ा, आर भी एक दफ़ा है, ये भी और ये सारे, तो ये आपके पास सेट हो गया। अगर कोई ऐसा वर्ड आ जाता जैसे हमें स्मॉल आ जाता, इसको लिखते वक्त क्या हम लिखते, हम सिर्फ क्या लिखते, एस लिखते, एम लिखते और ए लिखते और एल को एक दफ़ा लिखते। ठीक है, एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए सेट में, लेकिन ऑरिज में हर एलिमेंट डिफरेंट है, तो इसीलिए हम इसका सारा ही लिख सकते हैं और हमने इसको सारा ही लिखा है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट है, द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 5। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ टेबुलर फॉर्म है। होल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि 0 से स्टार्ट हो, ऐसे नेचुरल नंबर जो 0 से स्टार्ट हो। 0 प्लस नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड द होल नंबर्स। तो होल नंबर्स उन्होंने कहा द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 5, 0, 1, 2, 3, 4, लेस देन, उन्होंने लेस देन कहा है, तो 5 से कम कम ये सारे नंबर हैं। तो होल नंबर हमें पता है कौन से होते हैं, ऐसे नंबर्स जो 0 से स्टार्ट हो, ऐसे नेचुरल नंबर्स जो 0 से स्टार्ट हो, या 0 प्लस नेचुरल नंबर्स को क्या कहते हैं, होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के से दे नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता। अगर नेचुरल नंबर की बात की जाए तो वो सिर्फ 1, 2, 3 होता है, लेकिन जब आप इनके पहले 0 लगा देते हैं नेचुरल नंबर, तो वो फिर वो क्या बन जाता है, वो होल नंबर बन जाता होता है। तो होल नंबर की ये डेफिनेशन है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 है हमारे पास, उसमें क्या है हमारे पास, यहाँ पे है सेपरेट फाइनाइट, इनफाइनाइट एंड एम्प्टी सेट्स। तो हमने अब बताना है कि इनफाइनाइट, फाइनाइट और एम्प्टी सेट कौन से हैं। द सेट ऑफ रिवर्स इन पाकिस्तान, तो हमें सिर्फ इनको सेपरेट करना, ये बता देना है। और हमें पता है कि एम्प्टी सेट कौन से होते हैं। एम्प्टी सेट वो सेट होता है जो कि जिसमें कोई एलिमेंट नहीं आता। फाइनाइट सेट वो होता है जिसमें हम एलिमेंट्स काउंट कर सकें, जिसका हमें पता हो, जिसको हम गिन सकें। इनफाइनाइट वो होता है जो अनकाउंटेबल, इनसे पता चले इनफाइनाइट, लामहदूद, हम नहीं काउंट कर सकते। इसको फाइनाइट क्या है, जो काउंटेबल है हमारे पास, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, काउंटेबल है। इनफाइनाइट क्या है, ये अनकाउंटेबल है। ठीक है, ये हम गिन नहीं सकते हैं। और एम्प्टी सेट क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एम्प्टी सेट है। द सेट ऑफ 5 रिवर्स इन पाकिस्तान, उन्होंने ये नहीं कहा कि एलिमेंट भी लिखे, उन्होंने कहा सिर्फ सेपरेट कर दे। तो ये क्या है, इट इज़ फाइनाइट सेट, इट इज़ फाइनाइट सेट। ठीक है, बिकॉज आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, बिकॉज इट इज़ काउंटेबल, क्योंकि हमें पता है कि पाकिस्तान के दरियाओं का नाम हम गिन सकते हैं और 5 हम उनको गिन सकते हैं, इसीलिए ये काउंटेबल है। तो ये तो मैंने आपके हिंट के लिए लिखा है, आप सिर्फ ये लिख सकते हैं इट इज़ फाइनाइट, इट इज़ अ फाइनाइट सेट, कि ये फाइनाइट सेट है। उसके बाद है हमारे पास है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तमाम नेचुरल नंबर्स। तो अगर आप इधर नेचुरल नंबर्स को लिखो तमाम, तो 1, 2, 3, 4, तो ये अनकाउंटेबल है, हम इसको लिख ही नहीं तमाम सकते। तो हम क्या कहेंगे कि इट इज़ इनफाइनाइट, कि ये हमारे पास इनफाइनाइट सेट है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बिकॉज इट इज़ अनकाउंटेबल, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, बिकॉज इट इज़ अनकाउंटेबल। उसके बाद हमारे पास आ जाता है द सेट ऑफ नंबर ऑफ पीपल्स ऑन द मून। तो मून पे तो हम कोई भी नहीं रहता, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एम्प्टी सेट है, इधर कोई भी नहीं है। इट इज़ एम्प्टी सेट। तो ये कौन सा सेट है आपके पास, इट इज़ एम्प्टी सेट, क्योंकि कोई वहाँ पे कोई एल है ही नहीं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5 है। ठीक है, तो 5 में हमारे पास है उनके सेपरेट इक्वलेंट एंड नॉन इक्वलेंट पेयर ऑफ सेट। सिंपल हमने इसको ऐसे ही सेपरेट करना है, इक्वलेंट और नॉन इक्वलेंट। तो इक्वलेंट का हमें पता है कि जिसमें हमारे पास ये 2 सेट है, इस तरह 1 है, 3 है और 5 है, और बी है हमारे पास 2 है
4 है और 6 है, तो हर एलिमेंट के अगेंस्ट हर एलिमेंट मौजूद है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है दोनों में। तो हम कह सकते हैं एज देयर इज मतलब कह सकते हैं देयर इज 1-to-1 correspondence between A and B, so A, B are equivalent। ठीक है, तो ये आप लाइन इसको लिख सकते हैं। अब आपके पास ये देखें, नेक्स्ट आपके पास है ये वाला सी उन्होंने दिया है, सी और डी। अब आप ये देखो कि यहाँ पे आप ये ड्रा करो, तो ये क्या है, के है, आई है, एन है और जी है। ठीक है, और उसके बाद आपके पास क्या है, डी। तो डी आपके पास क्या है, ए है, एल है और एम है। तो आप ये देखो कि यहाँ पे इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर नहीं है। ठीक है, तो आप कह सकते हो, आप ऊपर ये लिख सकते हो देयर इज़ नो 1-to-1 correspondence between A and B। सो मैं तो सिर्फ इतना लिख दूँगी कि A एंड बी सी एंड डी आर नॉन इक्वलेंट, लेकिन आप सारा लिख सकते हो सी डी आर नॉन इक्वलेंट। क्यों? क्योंकि उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, उनमें 1-to-1 की क्रॉसपॉन्डेंस नहीं बन रही है। ठीक है, तो आप ये लाइन लिख सकते हैं देयर इज नो 1-to-1 क्रॉसपॉन्डेंस। यहाँ पे मैंने 1-to-1 लिखी है क्योंकि इनकी बन रही थी, आप वहाँ पे नो लिख सकते हो। उसके बाद आपके पास है ई है आपके पास द सेट ऑफ 5 होल नंबर्स, और सॉरी ये सेपरेट करके लिख दिया, ये एफ साथ आते हैं, तो ये दोनों एक साथ है द सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश और 5 होल नंबर्स। तो इसको हम इन दोनों को यहाँ पे लिख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये है कि ई सेट ऑफ 5 होल नंबर्स हम लिख लेते हैं। ई क्या है हमारे पास, set of 5 whole numbers 0, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5। हमने किसके लिखने थे, 5 होल नंबर्स लिखने, वो हमने लिख लिया, ये कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास सेट ऑफ वॉवल्स, एफ क्या है हमारे पास, सेट ऑफ वॉवल्स ए, ई, आई, ओ और यू। तो ये हमारे पास सेट ऑफ वॉवल्स हैं। अब आप देखो कि इनमें 1-to-1 क्रॉसपॉन्डेंस बन रही है। ओके, तो इट इज़ इक्वलेंट, या एफ ई एफ आर इक्वलेंट आप लिख सकते हो, बिकॉज 1-to-1 देयर इज अ 1-to-1 क्रॉसपॉन्डेंस, ई एंड एफ आर इक्वलेंट। आप जो ऊपर मैंने लाइन लिखी है वो आप पूरी लिख सकते हो, क्या है, देयर इज अ 1-to-1 क्रॉसपॉन्डेंस बिटवीन ई एंड एफ, सो दे आर इक्वलेंट। मैं सिर्फ इतनी को लाइन लिख रही हूँ। उसके बाद है ये भी सेपरेट करके लिखा है, इसको साथ लिख लेते हैं। द सेट ऑफ डेज इन अ वीक, जी है हमारे पास द सेट ऑफ डेज इन अ वीक, उनका मैं कैपिटल लेटर लिख लेती हूँ। मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, ये थर्सडे है, तो इसको आर से कर लेते थर्सडे, और ये है फ्राइडे। ठीक हो गया, और उसके बाद है एच, द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स लेस देन 7, और काउंटिंग नंबर्स जो है वो हमारे पास कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर्स, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अच्छा, ये हमारे पास सैटरडे संडे भी आता है यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये है सैटरडे और ये है संडे। ठीक हो गया, 5, 6, अच्छा उन्होंने क्या लेस देन 7, तो लेस देन 7 है, तो ये तो 7 है और ये 6 नंबर्स है, तो ये तो 1-to-1 की क्रॉसपॉन्डेंस नहीं बन रही है इसके दरमियान। ठीक है, ये देखें, नहीं एक तो रह गया, इसका क्या मतलब है कि ये इट इज़ नॉट इक्वलेंट, या एच, जी एंड एच आर नॉट इक्वलेंट, जी एंड एच आर नॉट इक्वलेंट है, क्योंकि उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम नहीं है। 1-to-1 की क्रॉसपॉन्डेंस, हर एलिमेंट के अगेंस्ट दूसरा एलिमेंट नहीं मौजूद है, लिहाजा ये नॉन इक्वलेंट है। उसके बाद है हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स,
इन द फॉलोइंग पेयर सेट टू मेक देम इक्वल। इनको इक्वल बनाने के लिए इक्वल सेट कौन से होते हैं, जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो और क्वांटिटी भी सेम हो। ठीक है, एक जैसे एलिमेंट्स भी सेम हो और नंबर भी सेम हो। तो इसमें क्या है, टी के बाद ई है और ए, अर्थ के स्पेलिंग थे वो ई और ए मिसिंग था, वो हमने लिख लेना है। 0 है, 2 नहीं है, 4 नहीं है और ऑरेंज है। यहाँ पे हमारा आ जाएगा इस ब्लैंक में मैंगो। ठीक है, ओके मैंगो। उन्होंने क्या इनको सेम बनाए लिखे, तो जो इसमें वही एलिमेंट्स आपने इसमें लिखने हैं, जो इसमें मिसिंग है वो आपने फिल इन द ब्लैंक्स पूरी कर लेने थे। मैंगो और एप्पल मिसिंग था, अब ये एक जैसे हो गए। अब देखें दोनों के एलिमेंट्स भी सेम हो गए हैं और इनकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और वैसे भी एलिमेंट्स सेम हो गया। तो हमने फिल इन द ब्लैंक्स मिस करनी थी, यानी कि इसमें कुछ एलिमेंट्स मिसिंग थे जो इसमें थे, तो वो हमने लिख दी है। तो यहाँ पे हमारी रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 की ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।